नमस्कार। कुबरनेटिस पर आज गहराई से बात करते हैं। नमस्कार। सोचिए आपने कुबरनेटिस क्लस्टर पर अपना नया एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया है। सब बढ़िया चल रहा है, पॉड्स हरे दिख रहे हैं, पर एक सवाल उठता है। हाँ, कोई उसे इस्तेमाल कैसे करे? मतलब बाहर से, इंटरनेट से उस एप्लीकेशन तक कोई पहुंचेगा कैसे? हाँ, ये दिक्कत तो आती है अक्सर। ये सिर्फ शुरुआत की उलझन नहीं है ना? ये कुबरनेटिस के नेटवर्किंग मॉडल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दरवाजे को खोलने वाले हैं, समझने वाले हैं कि दुनिया को अंदर कैसे लाएं। हाँ, ये बहुत आम सिचुएशन है। जैसा आपने कहा, पॉड्स क्लस्टर के अंदर अपनी दुनिया में चल रहे होते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता शुरू में। और इसकी वजह है वो पॉड्स का नेचर। वो बनते हैं, डिलीट होते हैं, स्केल होते हैं। अच्छा, और हर बार उनका जो इंटरनल आईपी एड्रेस होता है वो बदल सकता है। ओहो, तो मतलब हम सीधे किसी पॉड की आईपी पर डिपेंड नहीं कर सकते, वो तो बदलता रहता है। ये तो भरोसेमंद नहीं हुआ फिर। बिल्कुल नहीं, एकदम सही पकड़ा आपने। अगर आप किसी ऐसे आईपी पर ट्रैफिक भेजेंगे जो बदल सकता है, तो वो कनेक्शन कभी भी टूट सकता है। यहीं पर क्यूबरनेटिस सर्विसेज काम आती हैं। अच्छा, सर्विसेज। हाँ, इन्हें आप अपने एप्लीकेशन के लिए एक परमानेंट एड्रेस समझिए, एक वर्चुअल आईपी और एक डीएनएस नाम, जो तब भी वही रहता है जब उसके पीछे काम करने वाले पॉड्स बदल रहे हों। तो ये सर्विसेज एक तरह से पॉड्स के लिए एक भरोसेमंद पब्लिक फेस बन जाती हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, एक स्थिर दरवाजा। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये क्यूबरनेटिस सर्विस आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? अच्छा सवाल है। देखिए, सर्विस जो है वो क्यूबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो लॉजिकली पॉड्स के ग्रुप को और उन तक कैसे पहुंचना है उसकी पॉलिसी को डिफाइन करता है। पॉलिसी। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एक स्थिर आईपी एड्रेस देता है, जिसे क्लस्टर आईपी कहते हैं। क्लस्टर आईपी, हाँ। और उस आईपी पर जो भी ट्रैफिक आता है उसको सही पॉड्स तक पहुंचाने का काम करता है, लोड बैलेंसिंग की तरह। और ये पहचानता कैसे है कि सही पॉड्स कौन से हैं? मान लीजिए मेरे पास एक ही एप्लीकेशन के कई पॉड्स चल रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर लेबल्स और चयनकर्ता यानी सिलेक्टर्स का रोल आता है। लेबल्स और सिलेक्टर्स, अच्छा। जब आप डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो आप उसके पॉड्स पर लेबल लगाते हैं ना, जैसे app.mywebapp या tier.backend। हाँ हाँ। फिर जब आप सर्विस बनाते हैं तो आप उसके सिलेक्टर में बताते हैं कि उसे किन लेबल्स वाले पॉड्स को टारगेट करना है, जैसे selector.app.mywebapp। ठीक है। तो सर्विस क्या करती है, वो क्लस्टर में देखती रहती है कि कौन से पॉड्स इस सिलेक्टर से मैच करते हैं और जो हेल्दी हैं। उन पॉड्स के आईपी एड्रेसेस की एक लिस्ट मेंटेन करती है। इसी लिस्ट को कुबरनेटिस में एंड पॉइंट्स कहते हैं, या नए वर्जन्स में एंड पॉइंट स्लाइसेस। अच्छा, एंड पॉइंट्स मतलब वो असली पॉड आईपीस जहां ट्रैफिक जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ट्रैफिक पहले सर्विस के आईपी पर आता है, फिर सर्विस उसे इन एंड पॉइंट्स में से किसी एक पर भेज देती है। दिलचस्प। तो सर्विस सिर्फ एक स्थिर आईपी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर भी है क्लस्टर के अंदर, जो सही और हेल्दी पॉड्स ढूंढकर ट्रैफिक भेजता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कुबरनेटिस के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट की पहली और सबसे बेसिक लेयर है। सर्विस का अपना आईपी कभी नहीं बदलता, लेकिन उसके पीछे के एंड पॉइंट्स यानी पॉड आईपीस वो बदलते रहते हैं। ठीक है, ये तो काफी क्लियर हुआ। अब मुझे पता है कि अलग-अलग तरह की सर्विसेज होती हैं जरूरत के हिसाब से। जी हाँ। क्या हम उन पर बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं जिनसे ज्यादातर वास्ता पड़ता है, और हर एक का अपना खास इस्तेमाल है। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाले से शुरू करें। क्लस्टर आईपी होता है शायद। हाँ, क्लस्टर आईपी ये सर्विस का डिफॉल्ट टाइप है। अगर आप यामेल में या कमांड में कोई टाइप नहीं बताते तो क्यूबरनेटिस यही बनाता है। अच्छा। और जैसा नाम से ही लग रहा है, इस सर्विस को सिर्फ क्लस्टर के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। क्लस्टर के बाहर से इसे सीधे एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं होता। सिर्फ क्लस्टर के अंदर से? हाँ, तो फिर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हुआ? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए आपके पास माइक्रो सर्विसेज हैं। एक फ्रंट एंड सर्विस है, एक बैक एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस है, एक डेटाबेस सर्विस है। सब क्लस्टर के अंदर चल रहे हैं। ठीक है। अब फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करनी है, तो आप बैक एंड के लिए क्लस्टर आईपी टाइप की सर्विस बनाएंगे। इससे आपका फ्रंट एंड पॉड बैक एंड सर्विस के स्थिर क्लस्टर आईपी या उसके डीएनएस नाम, जैसे authservice.default.svc.cluster.local का यूज करके उससे बात कर सकता है। बाहर की दुनिया को बैकएंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है।
सिक्योर भी रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें बाहर की दुनिया को एक्सेस देना हो, जैसे किसी वेब एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं। पहला है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट। हाँ, ये सर्विस टाइप क्या करता है? क्लस्टर के हर वर्कर नोड पर, मतलब क्लस्टर की हर मशीन पर एक खास स्टैटिक पोर्ट खोल देता है। हर नोड पर? जी हाँ, हर नोड पर। ये पोर्ट आमतौर पर 30,000 से 32,767 के रेंज में होता है। अब बाहर से ट्रैफिक किसी भी नोड के पब्लिक आईपी एड्रेस और इस खास नोड पोर्ट के जरिए सर्विस तक पहुंच सकता है। अच्छा। सर्विस फिर उस ट्रैफिक को अंदर सही पोर्ट तक भेज देती है। हर नोड पर एक पोर्ट खुल जाता है। सुनने में तो आसान लग रहा है बाहरी एक्सेस के लिए, पर क्या इसके कुछ दिक्कतें भी हैं, हर नोड पर एक पोर्ट मैनेज करना? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो आपको ये पक्का करना होगा कि आपके नोड्स तक बाहर से उस पोर्ट पर ट्रैफिक आ पाए, फायरवॉल रूल्स वगैरह। सही। दूसरा, क्लाइंट को कौन सा नोड आईपी यूज करना है ये उसे पता होना चाहिए। या फिर आपको शायद नोड्स के सामने अपना खुद का लोड बैलेंसर लगाना पड़े। और सिक्योरिटी के हिसाब से भी हर नोड पर सीधा पोर्ट खोलना शायद हमेशा बेस्ट ना हो, खासकर बड़े क्लस्टर्स में। ठीक है। इसलिए नोड पोर्ट अक्सर डेवलपमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए या छोटे ऑन प्रेमिस सेटअप के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई। ये एक सीधा तरीका है, पर शायद प्रोडक्शन के लिए, खासकर क्लाउड पर, कुछ और चाहिए होगा। आपने लोड बैलेंसर का जिक्र किया था। बिल्कुल। तीसरा टाइप है लोड बैलेंसर। ये खास तौर पर क्लाउड एनवायरनमेंट जैसे AWS, GCP, अज्योर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, कैसे? जब आप इस टाइप की सर्विस बनाते हैं तो कुबरनेटिस सिर्फ क्लस्टर के अंदर सर्विस ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। हाँ। बल्कि वो आपके क्लाउड प्रोवाइडर के API को कॉल करके एक बाहरी क्लाउड लोड बैलेंसर बनाने की रिक्वेस्ट भी भेजता है। हाँ। जैसे AWS का ELB या गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर। अरे वाह, तो ये क्लाउड की नेटवर्किंग का फायदा उठाता है सीधा। जी हाँ। वो क्लाउड लोड बैलेंसर फिर ट्रैफिक कहाँ भेजता है? क्लाउड लोड बैलेंसर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है। इंटरनेट से ट्रैफिक पहले उस पर आता है। ठीक है। फिर वो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को आपके क्लस्टर के नोड्स पर फॉरवर्ड करता है। आमतौर पे लोड बैलेंसर सर्विस पर्दे के पीछे एक नोड पोर्ट सर्विस भी बना देती है। अच्छा। और क्लाउड लोड बैलेंसर ट्रैफिक को उन्हीं नोड पोर्ट्स पर भेजता है। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स सीधे पोर्ट्स तक ट्रैफिक भेजने की क्षमता भी देते हैं, पर ज्यादातर नोड पोर्ट के जरिए ही होता है। ये सब क्लाउड इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये क्लाउड पर चलने वाले प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए सबसे स्टैंडर्ड और मजबूत तरीका लगता है। हाँ, क्योंकि इसमें हाई अवेलेबिलिटी, स्केलिंग जैसी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर संभाल लेता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक सवाल है। हाँ। क्या ये हमें क्लाउड प्रोवाइडर पे थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बना देता? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, लोड बैलेंसर टाइप यूज करने से आपकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी क्लाउड स्पेसिफिक हो जाती है। अगर आप मल्टी क्लाउड या हाइब्रिड सेटअप में हैं या लोड बैलेंसर पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आप शायद कुबरनेटिस इंग्रेस जैसे दूसरे तरीके देखेंगे। उन पे हम बाद में बात कर सकते हैं। अच्छा, इंग्रेस, ठीक है। पर सीधे बाहरी एक्सेस के लिए लोड बैलेंसर टाइप अक्सर सबसे आसान और इंटीग्रेटेड तरीका होता है क्लाउड पर। ये तीनों प्रकार, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। इन्हें याद रखने के लिए क्या हम वो फूड कोर्ट वाली एनालॉजी फिर से यूज कर सकते हैं? वो मुझे काफी हेल्पफुल लगी थी। हाँ, बिल्कुल। वो एनालॉजी इसे समझने में काफी मदद करती है। ठीक है, तो फिर से कोशिश करते हैं। हमारे पॉड्स वो शेफ हैं जो अलग अलग स्टॉल पे बर्गर बना रहे हैं। सही। और सर्विस वो काउंटर है जहां कस्टमर आके ऑर्डर देते हैं बिना ये जाने कि अंदर कौन सा शेफ उनका बर्गर बनाएगा। ठीक है, तो क्लस्टर आईपी सर्विस वाला काउंटर एकदम अंदर है, किचन एरिया में, है ना? सिर्फ दूसरा किचन स्टाफ जैसे ड्रिंक्स वाला काउंटर ही उस बर्गर काउंटर का इस्तेमाल कर सकता है। बाहर का कस्टमर वहां नहीं पहुंच सकता। वो इंटरनल मामला है। फिर आता है नोड पोर्ट। ये शायद फूड कोर्ट के हर दरवाजे के पास, मतलब हर नोड के पास बनी एक छोटी खिड़की जैसा है। वो खास पोर्ट नंबर। एकदम सही। हर नोड पर एक खिड़की खुल गई तो बाहर से कोई भी आदमी किसी भी दरवाजे की उस खास खिड़की पर जाकर ऑर्डर दे सकता है। परफेक्ट। उसे बस दरवाजे का पता, नोड आईपी और खिड़की का नंबर, नोड पोर्ट पता होना चाहिए। और आखिर में लोड बैलेंसर सर्विस। ये फूड कोर्ट के मेन एंट्रेंस पर बना एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरिंग सिस्टम या ड्राइव थ्रू है। हाँ। जिसका अपना एक पब्लिक पता है, पब्लिक आईपी। कस्टमर बस उस मेन एंट्रेंस पर जाते हैं,
ऑर्डर देते हैं और सिस्टम खुद ही ट्रैफिक को अंदर किसी खाली काउंटर या शेफ तक पहुंचा देता है। बिल्कुल, टाइप्स के पर्पस और एक्सेस लेवल को बहुत अच्छे से समझाती है। लोड बैलेंसेस सबसे आसान है कस्टमर के लिए, और उसे बनाने के लिए क्लाउड जैसी बाहरी मदद चाहिए। ये वाकई चीजों को काफी सरल बना देता है। अच्छा, अब अगर आर्किटेक्चर के नजरिए से देखें तो ट्रैफिक फ्लो असल में कैसा दिखता है? मान लीजिए किसी ने ब्राउजर में लोड बैलेंसर सर्विस का आईपी डाला। ठीक है, रिक्वेस्ट सबसे पहले इंटरनेट से होती हुई आपके क्लाउड प्रोवाइडर के लोड बैलेंसर तक पहुंचेगी। ओके। वो लोड बैलेंसर, जिसे सर्विस बनाते टाइम प्रोविजन किया गया था, वो ट्रैफिक को आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के किसी एक हेल्दी नोड पर चल रहे नोड पोर्ट पर भेजेगा। नोड पोर्ट तक पहुंच गया। अब क्लस्टर के अंदर क्या होता है? हर नोड पर क्यूब प्रॉक्सी नाम का एक कंपोनेंट चल रहा होता है, या कोई और मैकेनिज्म जैसे आजकल eBPF भी यूज होता है। अच्छा, क्यूब प्रॉक्सी। ये देखता है कि ट्रैफिक किस सर्विस के लिए आया है, फिर ये उस सर्विस की डेफिनेशन और उसके जो लेटेस्ट एंड पॉइंट्स हैं, मतलब हेल्दी पॉड्स के आईपी, उनकी लिस्ट देखता है। और ट्रैफिक को उनमें से किसी एक पॉड के आईपी और उसके सही पोर्ट, जिसे टारगेट पोर्ट कहते हैं, पर फॉरवर्ड कर देता है। ये सब बहुत तेजी से होता है। तो क्यूबिक्स प्रॉक्सी यहाँ बीच में अहम रोल निभा रहा है ट्रैफिक को नोड से सही पॉड तक पहुंचाने में। जी हाँ। अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास वही वेब ऐप नाम का Nginx डिप्लॉयमेंट है, जिसके 3 रेप्लिका चल रहे हैं। ठीक है। इसे हम कमांड लाइन से कैसे एक्सपोज करेंगे? एक्सपोज करने का मतलब है सर्विस बनाना, सही? जी हाँ, ताकि उस तक पहुंचा जा सके। हाँ, एक्सपोज का मतलब यही है, उसके लिए एक सर्विस बनाना। हम kubectl एक्सपोज्ड डिप्लॉयमेंट कमांड यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं डिप्लॉयमेंट पहले से है। kubectl create deployment web app image nginx replicas 3। ठीक है, डिप्लॉयमेंट रेडी है। अब सिर्फ क्लस्टर के अंदर के एक्सेस के लिए क्लस्टर आईपी सर्विस कैसे बनेगी? कमांड होगा kubectl expose deployment web app port is equal to 80, target port is equal to 80, type is equal to cluster IP। वैसे तो type is equal to cluster IP डिफॉल्ट है, पर साफ लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता। पोर्ट इज इक्वल टू 80 सर्विस का पोर्ट है और टारगेट पोर्ट 80 पॉड का पोर्ट। बिल्कुल, सर्विस पोर्ट 80 पर सुनेगी और ट्रैफिक पॉड के पोर्ट 80 पर भेजेगी। और इसे टेस्ट कैसे करेंगे? क्लस्टर के अंदर किसी दूसरे पॉड से आप curl http://webapp या curl http://clusterip चला सकते हैं। Kubernetes का अपना DNS होता है, वो वेब ऐप नाम को सही क्लस्टर आईपी में बदल देगा। ठीक है, अब अगर हमें इसे नोड पोर्ट से बाहर से एक्सेस देना हो, मान लीजिए टेस्टिंग के लिए, कमांड होगा kubectl expose deployment web app port is equal to 80, target port is equal to 80, type is equal to node port। अब Kubernetes अपने आप एक नोड पोर्ट चुन लेगा 30,000 वाली रेंज से। अब kubectl get svc web app करके देख सकते हैं कि कौन सा पोर्ट मिला। जैसे 80.31568 TCP लिखेगा, मतलब सर्विस पोर्ट 80 नोड पोर्ट 31568 से मैप हो गया। और एक्सेस आप किसी भी वर्कर नोड का पब्लिक आईपी और वो वाला नोड पोर्ट जैसे 31568 यूज करके ब्राउजर में खोल सकते हैं, http://nodip.31568। अच्छा। और हाँ, अगर आप मिनी क्यूब जैसा कुछ लोकल चला रहे हैं तो मिनी क्यूब सर्विस वेब ऐप कमांड अक्सर अपने आप ब्राउजर में सही URL खोल देता है। ये काफी हैंडी है। हाँ, वो कमांड तो बहुत काम का है। और आखिर में क्लाउड पे प्रोडक्शन के लिए लोड बैलेंसर हाँ, कमांड है kubectl expose deployment web app port equal to 80, target port equal to 80, type equal to load balancer। ठीक है। अब Kubernetes बैकग्राउंड में क्लाउड प्रोवाइडर से बात करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ मिनट। ओके। आप kubectl get svc web app w कमांड चलाकर देख सकते हैं जब एक्सटर्नल आईपी वाले कॉलम में पेंडिंग की जगह कोई आईपी या DNS नाम दिखने लगे। हाँ, बस आप उस एड्रेस को ब्राउजर में डालकर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये kubectl एक्सपोज कमांड जल्दी काम करने के लिए तो ठीक है, पर क्या प्रोडक्शन सेटअप या गिटऑप्स जैसे वर्कफ्लो के लिए YAML फाइलें यूज करना बेहतर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, kubectl एक्सपोज एक इंपरेटिव तरीका है, मतलब आप कमांड दे रहे हैं ये करो। YAML फाइलें डिक्लेरेटिव हैं, आप बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। YAML फाइलों को आप वर्जन कंट्रोल जैसे गिट में रख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, बार बार अप्लाई करके पक्का कर सकते हैं कि सिस्टम आपकी बताई हुई स्टेट में है। ये IAC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का एक जरूरी हिस्सा है। उस YAML फाइल में सर्विस के लिए मेन चीजें क्या होती हैं? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, एक टिपिकल सर्विस YAML में आपको मिलेगा API वर्जन, V1, काइंड, सर्विस, मेटाडेटा, जिसके अंदर नेम होगा सर्विस का। ठीक है। और सबसे जरूरी स्पेक, सेक्शन, सेलेक्टर। यहाँ आप वो लेबल बताते हैं जो पॉड्स पे लगे होने चाहिए, जैसे ऐप,
वेब ऐप, यही सर्विस को पोर्ट से जोड़ता है। सिलेक्टर, हाँ। पोर्ट्स एक लिस्ट होती है। हर एंट्री में आप बताते हैं कि सर्विस का कौन सा पोर्ट, जैसे 80, पोर्ट के किस टारगेट पोर्ट जैसे 80 पर जाएगा, और प्रोटोकॉल जैसे TCP। नोड पोर्ट के लिए यही नोड पोर्ट भी बता सकते हैं अगर खुद चुनना चाहें। अच्छा। और टाइप यानी क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर। फिर आप kubectl apply-f service.yaml से इसे क्लस्टर पे अप्लाई कर देते हैं। YAML ज्यादा व्यवस्थित और दोबारा इस्तेमाल करने लायक लगता है। हमने कई kubectl कमांड्स देखे। क्या आप सर्विस से जुड़े मुख्य कमांड्स को फिर से एक बार बता सकते हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए? हाँ जरूर। kubectl expose.y या kubectl create service, जल्दी से सर्विस बनाने के लिए। kubectl get svc या kubectl get services, सारी सर्विसेज और उनके IP पोर्ट्स देखने के लिए। ठीक है। kubectl describe VSE सर्विस नेम, किसी सर्विस की पूरी डिटेल देखने के लिए। इसमें सिलेक्टर्स, पोर्ट्स और सबसे जरूरी उसके एंड पॉइंट्स देखते हैं, मतलब वो असली पॉड IPs जहां भी ट्रैफिक जा रहा है। ये ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आता है। एंड पॉइंट्स देखना, हाँ, ये जरूरी है। kubectl edit VSE सर्विस नेम, सर्विस को लाइव एडिट करने के लिए, पर सावधानी से। kubectl delete VSE सर्विस हटाने के लिए। ओके। और एक बहुत काम का कमांड है kubectl port forward। आप इसे सर्विस के लिए सर्विस नेम या सीधे पॉड के लिए पॉड नेम यूज कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्ड ये क्या करता है? ये आपकी लोकल मशीन से क्लस्टर के अंदर किसी सर्विस या पॉड तक एक अस्थायी सिक्योर टनल बना देता है। अच्छा। जैसे अगर आपकी कोई क्लस्टर IP सर्विस है जिसे आप बाहर से टेस्ट करना चाहते हैं, बिना नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर बनाए, तो आप kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस माई इंटरनल सर्विस 8080 चला सकते हैं। अब आपके लोकल मशीन पर लोकल होस्ट स्टार्ट 8080 पर जाने वाला ट्रैफिक उस क्लस्टर IP सर्विस के पोर्ट 80 पर जाएगा। डीबगिंग के लिए ये शानदार है। अरे वाह, ये पोर्ट फॉरवर्ड वाला नुस्खा तो डीबगिंग के लिए वाकई बहुत कीमती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ क्या होगा, मेन पॉइंट्स? संक्षेप में कहें तो ये है मुख्य बातें। सर्विस पॉड्स के बदलते हुए ग्रुप के लिए एक स्थिर नेटवर्क पहचान, IP और DNS नाम। स्थिर पहचान। सिलेक्टर लेबल्स के जरिए सर्विस को सही पॉड से जोड़ता है। एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट स्लाइस, सर्विस जिन हेल्दी पॉड्स को ट्रैक कर रही है उनके असली IP की लिस्ट। ठीक है। क्लस्टर IP सिर्फ क्लस्टर के अंदरूनी कम्युनिकेशन के लिए डिफॉल्ट। नोड पोर्ट हर नोड पर पोर्ट खोलकर बाहरी एक्सेस, टेस्टिंग डेवलपमेंट में उपयोगी। लोड बैलेंसर क्लाउड में बाहरी एक्सेस के लिए क्लाउड का लोड बैलेंसर यूज करता है, प्रोडक्शन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। बेहतरीन सारांश। तो मूल रूप से Kubernetes सर्विसेज वो गोंद है जो हमारे एप्लीकेशंस को एक दूसरे से और बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं, और वो पॉड्स के आने जाने वाली प्रॉब्लम को छुपा लेती हैं, एप्लीकेशन को एक स्थायी पता देती हैं। बिल्कुल सही कहा, नेटवर्किंग की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाती हैं। चलिए अब सुनने वालों को थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं जो हमने डिस्कस किया उसी से। हाँ। वो कौन सा सर्विस टाइप है जो डिफॉल्ट रूप से सिर्फ क्लस्टर के अंदर ही एक्सेसिबल होता है? क्लस्टर IP? सही। अगर सर्विस से जुड़े पॉड्स स्केल होते हैं या रीस्टार्ट होते हैं, तो क्या सर्विस के अपने IP, क्लस्टर IP पर कोई असर पड़ता है? नहीं, सर्विस का IP स्थिर रहता है, बस उसके पीछे के एंड पॉइंट्स बदलते हैं। बिल्कुल। और एक पब्लिक क्लाउड जैसे AWS या GCP पर प्रोडक्शन वेब एप्लीकेशन को बाहर की दुनिया के लिए अवेलेबल कराने का सबसे कॉमन और रेकमेंडेड सर्विस टाइप कौन सा है? लोड बैलेंसर। एकदम सही। ये सवाल कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने में मदद करेंगे। जी। तो अब जब हमने एप्लीकेशंस तक पहुंचने के दरवाजे खोल दिए हैं, जी, आगे हम क्या देखने वाले हैं? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा ये समझना कि क्लस्टर के अंदर नाम से सर्विस कैसे मिलती है। जी। मतलब Kubernetes में DNS और सर्विस डिस्कवरी कैसे काम करता है, लेबल्स इसमें कैसे मदद करते हैं। अच्छा, DNS। हाँ, और उसके बाद हम और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेंगे। जी। कैसे इंग्रेस कंट्रोलर्स हमें एक ही लोड बैलेंसर IP के पीछे कई सर्विसेज चलाने, URL के आधार पर रूटिंग करने और TLS SSL से ट्रैफिक को सिक्योर करने की सुविधा देते हैं। अरे वाह, इंग्रेस और TLS, ये तो और भी दिलचस्प होने वाला है।
आज की बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ। ये सोचना कितना कमाल का है कि ये साधारण सी दिखने वाली सर्विस ऑब्जेक्ट्स इतने जटिल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के रीड कैसे बन जाती है। ये सिर्फ ट्रैफिक रूटिंग नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, सर्विस डिस्कवरी देती हैं, एब्स्ट्रैक्शन देती हैं। क्या लगता है आपको, क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा सर्विस की इस अवधारणा का इस्तेमाल भविष्य में और भी नए तरीकों से हो सकता है, शायद एप्लीकेशन के बर्ताव को कंट्रोल करने के लिए? ये सोचने लायक बात है ना? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्यूबरनेटिस लगातार इवॉल्व हो रहा है, कौन जाने आगे क्या हो।